तो उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो रही है, यानी डाइनिंग आउट के लिए जाना, मूवी के लिए बाहर जाना, जिम या महंगे आइटम कोई खरीदना, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग पे खर्च करना, ये सब कम हो रहा है। या उनको अवॉइड कर रहा है आदमी जिसके बिना उसका काम चल सकता है, केवल इसेंशियल्स पे खर्च कर रहा है। ये मैं रूरल की बता रहा हूँ। और एक्चुअल में 0.54% की ग्रोथ है एफएमसीजी की उन इलाकों में। और उससे भी ज़्यादा एक चिंता कहें या रिवीलिंग फैक्ट है कि जो भी ग्रोथ दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है आपकी। तो अगर 2.5%, 2.7% आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज है तो वो वॉल्यूम ग्रोथ इसलिए दिख रही है आपको, एक्चुअल में वो ड्रॉप है 3 किलो, हाँ 2.7 kg का ड्रॉप आया है पर्सनल कंजम्पशन में। सो ये एक तरफ ये पिक्चर बनती है, दूसरी तरफ के शेप भी है। एक्चुअली दूसरी तरफ ये के शेप भी है। तो ये एक बहुत विचित्र सी स्थिति में भारत चलता चला जा रहा है और लिक्विडिटी जम गया सिस्टम में, इसमें भी कोई शक नहीं। तो वो मार्केट को कहीं ना कहीं सपोर्ट देता है। जैसे अब आप फ्राइडे को देखिए मार्केट में क्या जबरदस्त रैली बनी है ना। वो अब वो दिखता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ हरा भरा है क्या। बट और डीप में जाइए तो आपको मिड कैप स्मॉल कैप में दिखा कि बिल्कुल कलिंग हुई है ना, आधे आधे कर दिया स्टॉक को। तो इसको कैसे डिकोड किया जाए? वो तो एक तरह से अच्छी बात है, काफी सारी जो करेक्शन हो चुकी है तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हो ही चुके हैं। और खास करके अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो उनमें जो सेक्टर्स हैं वो तो बड़े बड़े इंडाइसिस में होते ही नहीं है। तो अब स्मॉल केमिकल कंपनीज देख लीजिए, ऑटो एंसिलरीज देख लीजिए, एंटरटेनमेंट मीडिया देख लीजिए, मिड कैप आईटी देख लीजिए, ये सब ये जो है जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं। काफी सारी जो हम देखें कि डिफेंस लिंक कंपनीज हैं, एक दो जो पीएसयू हैं बड़े हैं, लेकिन बाकी सारी जो टेल है डिफेंस की वो काफी मिड एंड स्मॉल कैप में ही है। तो उसमें स्टॉक पिकिंग का एक्चुअली काफी अच्छा चांस मिलता है। और ऐसी जब करेक्शन होती है तो बिल्कुल उसमें पिक एंड चूज करना ही चाहिए। ओके, परफेक्ट। अनुराग जी, आप लोगों का इंडिया के बारे में नजरिया कुछ चेंज हुआ क्या? अब आपको लगता है कि इंडियन मार्केट सस्ता हो गया है? सो नीरज, दो ट्रेंड्स की बात करते हैं। एक ये है कि अगर हम ये शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस को भूल जाए तो लॉन्ग टर्म इंडिया इज ऑन अ ट्रेंड ऑफ बीइंग अ लोअर इन्फ्लेशन, लो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी। अल्टीमेटली आप अब इसको 90s के ट्रेंड से देखिए। 90s 2000 में रेट क्या 15-16% हुआ करते थे। इवन 2000s में भी 12-13% पे होम लोन्स एक आम बात हुआ करती थी। आज बात ये हो रही है कि देखिए 8-9% हो गया तो डिमांड स्लो डाउन हो गया। तो अल्टीमेटली दी लॉन्गर टर्म ट्रेंड is towards lower rates, lower inflation, which is always very good for the economy. अब ये short term turbulence अगर यहाँ पे Federal Reserve की खत्म हो जाएगी and once they pivot, RBI is I think more than ready to pivot back and reduce the rates because already these rates are very high. So I think एक तो ये इतना structural strong tailwind बनता है किसी भी इकोनॉमी के लिए कि इस दौरान सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। We can recall the US growth between 80 and 2000 वो तकरीबन इन्हीं चीजों पर बनी थी कि इन्फ्लेशन 80 के बाद में एकदम इट वाज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम एंड देन रेट्स कंटिन्यूअसली वेंट डाउन, जिससे 1982 के बाद से एकदम इट वाज लाइक अनप्रेसिडेंटेड बुल रन इन यूएस। सो आई थिंक इंडिया इज एट द कस्प ऑफ दैट पॉइंट। वी शुड नॉट मिस आउट कि ये लॉन्गर टर्म ये ट्रेंड रहेगा एंड व्हेनेवर रेट्स गो अप अल्टीमेटली वो गो डाउन, इकोनॉमी के लिए उनको ऊपर लाना हमेशा बहुत मुश्किल होता है, जो हम यूएस यूरोप में नीरज देख ही रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बुल ट्रेंड है। सेकंड नीरज, एक छोटा सा ट्रेंड करें। आई थिंक मैं भी चार्ट्स को क्विकली ऑब्जर्व कर रहा था। निफ्टी की ऑलवेज एक टेंडेंसी है एंड आई थिंक वो विच इज वेरी नेचुरल बिकॉज कोई भी मार्केट में लीनियर रिटर्न्स नहीं होते हैं। इट सडनली एक बार वो एक स्पाइक में आपको 40% रिटर्न देता है 1-1.5 साल में एंड देन इट कंसोलिडेट्स फॉर अनदर 2-3 years। तो अगर हम देखें तो वो 7,000 से 9,000 का पे जंप कर गया था बिटवीन एट 2015 and then from 2015 से 2017 it consolidated, right? It absorbed that level of earnings. उसके बाद में फिर वो एक उसने जंप लिया till 12,000 just before COVID, and then just before COVID तक वो उसको absorb करता रहा। 2016 में उसने 2017 के आसपास उसने जंप लिया 2018 में 18,000 पे। उसके बाद जो सडन स्पाइक आया नीरज, वो एक 12 से 18,500 वाला, आई थिंक उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बिटवीन दिस रेंज 15 से 18 एंड इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years नीरज टू एब्जॉर्ब दैट बिकॉज अर्निंग्स लेवल और मल्टीपल को एडजस्ट होना होता है मार्केट के हिसाब से। बट आई थिंक मुझे अजय जी की बात बहुत अच्छी लगी कि इंडिया हमेशा एक रिलेटिव अर्निंग्स पे चलता है। इसको आप एब्सोल्यूट सेंस में नहीं देख सकते हैं।
तो आई थिंक विद इन रिलेटिव सेंस एंड कीपिंग इन माइंड दिस लॉन्ग टर्म ट्रेंड के इकोनॉमी में लोअर रेट्स चलेंगे, रिटेल पार्टिसिपेशन, ईपीएफओ, इंश्योरेंस, पीएमएस एंड एवरीथिंग, ये उसको नीचे गिरने नहीं देगा। तो अल्टीमेटली एक फ्लोर है इंडियन मार्केट का, जिसके बियॉन्ड आई थिंक इट डजंट फॉल, और उसके बीच में जैसे ही वो मौके आते हैं यू हैव टू क्विकली लैच ऑन टू दैट, राइट। इस समय जैसे आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं आईटी कंपनीज में काफी रीजनेबल फॉल आ चुके हैं, तो ऐसे में अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशंस बनानी चाहिए, बिकॉज ये आपको 15 की मल्टीपल्स पे तो अब शायद ना मिले ये कंपनीज। तो आई थिंक इस तरह का नजरिया है नीरज के वी शुड अल्टीमेटली try and pick sectors, not all at a time, but selectively, right? और ultimately, finally, नीरज FIIs कितना बेचेंगे? 17% पर तो आ गए हैं, 17-18 पे होल्डिंग आ गई है, तो एक पॉइंट पे तो they will also have to stop, right? Because this is the only growing market जो कि आपको इस समय ग्रोथ दे रहा है वर्ल्ड में, राइट? बाकी सब मार्केट्स नहीं, मान कहाँ रहे हैं वो 2014 से आप लगाइए तो बीच में 2 साल उन्होंने बाई किया केवल, उसका कंटिन्यूसली सेलर है। अभी 2.5 लाख करोड़ उन्होंने लास्ट ईयर बेचा है, अब तक 60-70 हज़ार करोड़ बेच चुके हैं, मान ही नहीं रहे वो। ओवरऑल इक्विटी में ओनरशिप उनकी डेफिनेटली 17-18% पे आ गई है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे, वो बेचते जा रहे हैं। पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेज किया नीरज जी, और मैं इस पे ना आपके अंग्रेजी चैनल में प्रशांत ने एक बहुत अच्छा डेटा एक बार शेयर किया था, मैं उसको जस्ट वापस रिफ्रेज कर रहा हूँ। 85% of the FII participation in India is through active funds. About 7-8% ETF से है। Now, अगर active funds में 85% participation है, तो वो उसको actively churn करेंगे बेसिस आपकी पोजिशनिंग क्या बन रही है। तो अगर चाइना की तरफ फ्लो जा रहा है तो वो उसको वहां पे ले जाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि वहां से मनी इमर्जिंग मार्केट से पुल भी हो रहा था। तो वो दोनों चीजों को देखते हुए ना उन्होंने ये अपॉर्चुनिस्टिकली हमें बीच में ऐसे मौके आते हैं जहां पर एक्टिव चर्न होता है पोर्टफोलियो में, राइट? बट अल्टीमेटली आई थिंक देयर इज नथिंग मोर टू दिस बियॉन्ड दिस। और चाइना से तो आप जानते हैं कि पैसा डालना तो आसान है, ले जाना निकालना मुश्किल है। अरे फिर भी आप लोग बुलिश हैं सर, मॉर्गन स्टैनली तक उस पे बुलिश है। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात ये यूएस फैसिनेशन समझ नहीं आता कई बार, इस यूएस मार्केट का कुछ ज्यादा फैसिनेशन है चाइना से, एंड एट सम पॉइंट इट विल ब्रेक, इट्स ऑलरेडी टू द पॉइंट वेयर दे आर रियलाइजिंग कि यार देखिए डोंट रिलाई टू मच ऑन दिस मार्केट, राइट? बट फैसिनेशन जरूर है, एंड समवेयर जैसा होता है ना, जैसा आपने वो जैसी रही भावना जिसकी वैसी प्रभु मूरत देखी दिल से, राइट? बिकॉज यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना स्ट्रांग है ना, वो चाइना से कोई भी कंपनी आती है उनमें वो यूएस नेचुरली अज्यूम्स कि वहां पर भी ऐसा ही है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस फिनोमेना, जबकि इट इज एंटायरली वेरी डिफरेंट, एंड मार्केट एट देयर ओन कॉस्ट इज रियलाइजिंग दिस कंपनी बाय कंपनी, राइट? कि द चाइना कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो उस पर आप यू कांट बिहेव लाइक यार ये तो बड़ी सस्ती कंपनीज है, 9 के मल्टीपल पर मिल रहा है, लेट्स गो मेक अ पोजीशन। दैट्स नॉट हाउ इट बिहेव्स नीरज। आई थिंक वो मार्केट लर्निंग ले लेगा नीरज, हर मार्केट का एक समय आता है, मार्केट विल इवेंचुअली लर्न, यूएस मार्केट्स एंड एफआईआईज, दैट यू कांट टेक मनी सो इजीली आउट ऑफ। सर नेक्स्ट अब हम लोग किसी और दिन डिस्कशन करेंगे, मेरे पास